स्वागत है। वेलकम। तो हम करेंगे एसएससी जेई 2000 एमसीक्यू सीरीज को बहुत अच्छे से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड डिजाइन ऑफ ए सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स अपॉन। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है लेट्स सपोज आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जो कि सिंगली रिइंफोर्स्ड है, मतलब केवल टेंशन जोन में आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। लेट्स सपोज आपने ये एएसटी प्रोवाइड कर रखा है, तो ये कितना परसेंट एएसटी प्रोवाइड करेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज दिस इज योर, मतलब ये जो टेंशन रिइंफोर्समेंट का सीजी है, टॉप एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से इसका डेप्थ, इसको मैं कहता हूँ इफेक्टिव डेप्थ डी, और दिस इज योर विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? इनमें से बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई कैसे करोगे, चलो मैं इसका आपको एनालिसिस करवा देता हूँ ताकि ये पहला क्वेश्चन है एक बार रिविजन हो जाएगा। तो देखो, इन केस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो क्या होगी? इन केस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप मेजर करोगे फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, इट इज योर एक्सियल लिमिटिंग की नहीं, ये एक्सियल लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस है ना। इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन यही होता है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको मिलती है। तो यहाँ पे ये एक्सियल लिमिटिंग पे आ चुका है। अभी अगर स्ट्रेस ब्लॉक इस केस में हम बना के देखें, यहाँ पे स्ट्रेस ब्लॉक का स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम अगर बनाए तो ये देखिए, ये आ गई आपकी इस तरह से समथिंग, ये पैराबोलिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका टेंशन कितना लग रहा होगा? 0.87 FY का लग रहा होगा, स्ट्रेस ब्लॉक है ये। और एक नेट कंप्रेसिव फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, ठीक है, ये लग रही होगी आपकी नेट एक कंप्रेसिव फोर्स। ये टेंशन और कंप्रेशन फोर्स के बीच का जो स्पेस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं लीवर आर्म। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लीवर आर्म। और ये जो कंप्रेसिव फोर्स अब यहाँ इस केस में लग रही होगी, वो कहाँ पर लग रही होगी? एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से 0.42 एक्सयू लिमिटिंग पे लग रही होगी, क्योंकि ये बैलेंस्ड सेक्शन है ऑलरेडी, है ना, इतने पे लग रही होगी ये। चलो अब हम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर ये सेक्शन बैलेंस है वैसे भी, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है ना, तो कंप्रेसिव फोर्स टोटल निकालना है तो या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन। अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं इस बैलेंस सेक्शन के केस में, तो अगर मैं फ्रॉम कंप्रेशन साइड निकालूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। सिमिलरली अगर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड लिखूं, है ना, फ्रॉम टेंशन साइड, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल टेंसाइल स्ट्रेस इनटू लीवर आर्म। दोनों सेम आना चाहिए कि नहीं, है ना। तो लिख के देखते हैं। देखो, अगर कंप्रेशन साइड से इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 0.36 FCK, ठीक है, B इंटू एक्सियल लिमिटिंग के नहीं, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब ये आपका लीवर आर्म का वैल्यू क्या हो गया? D माइनस 0.42 एक्सियल लिमिटिंग के नहीं। देखो ऐसा हो गया। सिमिलरली अगर मैं टेंसाइल साइड से अगर लिखता तो ये क्या लिखता? 0.87 FY कहाँ पे लग रहा है? एरिया ऑफ स्टील पे लग रहा है, इंटू AST, है ना। इतना हो गया टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। क्या लीवर आर्म आपका ये यहाँ पर भी सेम, D माइनस 0.42 इंटू एक्सियल लिमिटिंग। समझ गए बात को? अब देखिए, अब आपको हमको क्या निकालना है? हमको AST निकालना है। तो ये दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करता हूँ तो ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों बगल बराबर, तो ये कट जाएगा। तो ये कट जाने के बाद आपका जो इक्वेशन बच रहा है वो क्या बच रहा है? देखो जरा, 0.36 FCK B एक्सियल लिमिटिंग, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0.87 FY AST, ऐसा बच रहा है।
तो यहाँ से हमको AST निकालना है। तो AST किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन कौन सा पैरामीटर आपको AST निकालने के लिए चाहिए, FCK चाहिए, क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FY चाहिए, क्या है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, फिर B चाहिए या फिर XU चाहिए। ये सारे B या XU लिमिटिंग वगैरह ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन के ऊपर। D यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है क्या कहाँ कहीं पर भी, मतलब E का वैल्यू, E जरूरत है क्या, नहीं। सो कौन कौन से पैरामीटर चाहिए होंगे, A B एंड D। तो करेक्ट ऑप्शन वहां पे था एक क्वेश्चन में, मतलब एक ऑप्शन में A B एंड D कौन से चाहिए होंगे, A B एंड D। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES का वैल्यू हमको जरूरत नहीं रे बाबा, समझ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। इसी में अगर मैं और बताऊं, अभी लिमिट स्टेट के केस में आपको याद होगा मिनिमम रिइंफोर्समेंट का वैल्यू हम कितना देते हैं 0.85 BD अपॉन FY। तो आपसे पूछ सकता है मिनिमम रिइंफोर्समेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए 0.85 BD अपॉन FY। तो ये FCK के ऊपर डिपेंड करता है क्या मिनिमम रिइंफोर्समेंट, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है। मैक्सिमम हम कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के अंदर, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया, 4% ऑफ BD ग्रॉस एरिया, समझ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विथ एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर एंड सेक्शन साइज इज 250 इंटू 300। अच्छा ये 250 इंटू 300 इसको हम कैसे समझेंगे, हमेशा आप इसी फॉर्म में समझना, B इंटू डी, ठीक है। तो रिडक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय CR इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48 टाइम्स D, और CR इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48 टाइम्स B। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, विच एवर इज स्मॉलर, विच एवर इज स्मॉलर, जो भी इन दोनों में से छोटा है वही हो जाएगा आपका रिडक्शन कोफिशिएंट, समझ गए। तो अब कैसे निकालोगे इस केस में रिडक्शन कोफिशिएंट, तो देखिए यहाँ पे अभी ये डिवीजन में देखो B या फिर D आना है, तो 250 जिस केस में आ जाएगा, जिस भी केस में 250 आ जाएगा, क्या उस केस में ये वैल्यू जो है ये छोटा नहीं हो जाएगा CR का वैल्यू, है ना। तो D इक्वल टू यहाँ पे 250 पुट करिए, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 250 किस में पुट करोगे, अगर आप यूनिट देखना, अगर आप सब मीटर में पुट कर रहे हैं तो 250 को 0.25 पुट कर देंगे। तो हम L इफेक्टिव निकाल लेते हैं, सॉरी CR को निकाल लेते हैं। तो CR इक्वल टू 1.25 माइनस, आप अगर मीटर में करना चाहते हैं कैलकुलेशन तो करिए, नहीं तो MM में भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगा। MM में करोगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 1000 कर दिए हो तो 00 माइनस 48 गुना 250, सीधा निकल जाएगा आंसर 0.85। यही क्वेश्चन पूछा गया है, और पता नहीं ये क्वेश्चन बहुत जगह एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, डीप बीम आर डिजाइन फॉर, देखिए डीप बीम में ऐसे नॉर्मल बीम में आप उसको फ्लेक्सर के लिए डिजाइन करते हैं, है ना, बेंडिंग मूवमेंट वगैरह के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन डीप बीम में बीम का क्रॉस सेक्शन साइज जो है ना उसको हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन शियर ऑल्सो, क्योंकि वहां पे शियर डिफॉर्मेशन की भी चांसेस होती है, ज्यादा होती है, सिग्निफिकेंट होती है। ओके, तो आरसीसी के अंदर डीप बीम का डिजाइन जो है इट डिपेंड ऑन बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, इन ए मिक्स इफ डिजायर्ड स्लम्प इज नॉट ऑब्टेन्ड the adjustment for each concrete slump difference is made by adjusting water content by कितना परसेंट, correct answer is your 0.5%। this is according to Indian standard 10262/2019। ये जो कोड है दिस इज द कोड फॉर मिक्स डिजाइन, याद रखना एग्जाम में पूछ लेगा। दिस इज कोड फॉर मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इस कोड के अकॉर्डिंग ये है, दिस इज कोडल प्रोविजंस। लेकिन समझने वाली बात यहाँ है इस क्वेश्चन में ये है कि एसएससी ने जो करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर रखा था
ये है 1%, जो कि सरासर गलत है। तो उस साल कोई स्टूडेंट 1% लिखा होगा तो उसका स्टार्टिंग में तो अच्छा होगा, लेकिन फाइनली उस क्वेश्चन को एसएससी ने रॉन्ग करार दिया, डिलीट हो गए क्वेश्चन, एंड द करेक्ट नंबर करेक्ट इज 0.5%। तो जिन्होंने चैलेंज किया उनको ये मार्क मिले। इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट इज टू बी एडेड इज, ये इंडियन स्टैंडर्ड 456 के तहत ये आंसर पूछा गया आपका 10%। इसका रीजन यही है कि हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो मिक्स जो है ना यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं हो रहा है, सिंपल सी यही बात है। तो सीमेंट हर जगह नहीं पहुंच पा रही होगी, है ना। तो इसलिए अगर हम थोड़ा ज़्यादा सीमेंट देंगे और मिक्सिंग करेंगे तो हो सकता है सीमेंट हर जगह यूनिफॉर्मली पहुंच जाए, बस इसलिए एक्स्ट्रा सीमेंट को ऐड किया जाता है। ये लॉजिक भी याद रखिएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ठीक है। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में ये चीज पूछा जा रहा है। तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में श्रिंकेज के कारण लॉस आप कैसे निकालते थे? लॉस इक्वल टू क्या होता था? लॉस इक्वल टू श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, ठीक है, इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब ये लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इक्वल टू कितना होता था? 3 × 10⁻⁻⁴ होता है अकॉर्डिंग टू कोड, याद रखिएगा, इनटू ES, समझ गए। तो ये लॉस जो है ये प्री टेंशन्ड के लिए है, प्री टेंशन्ड। अब पोस्ट टेंशन्ड मेंबर का जो श्रिंकेज स्ट्रेन है, श्रिंकेज स्ट्रेन, ठीक है, ये निकालने का तरीका अलग है कंक्रीट के केस में। अब ये स्ट्रेन हम कैसे निकालते हैं? ये स्ट्रेन दिया जाता है 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई log 10t+2, ऐसा। मतलब इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर श्रिंकेज स्ट्रेन आपका एज ऑफ लोडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये चीज भी याद रखना, एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और लॉग वॉक से रिलेटेड है ये सब चीजें, इनटू ES हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुल मिला के दे देगा लॉस। सो कहने का मतलब है, ये याद रखना, ये पोस्ट टेंशन वाला स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज हमने पढ़ा दिया है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट एकदम फ्री में पढ़ा है, एक पैसा नहीं, निःशुल्क। हम पैसे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए लेते हैं, ठीक है, जैसे इरिगेशन हो गया, इसके लिए पैसा चार्ज करेंगे, आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए चार्ज करेंगे, हाइड्रोलिक मशीन के लिए आपको चार्ज करेंगे, सर्वे के लिए, BMC के लिए, इन सब पेपर के लिए चार्ज करेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए। मैक्सिमम सब्जेक्ट हमने पढ़ा ही दिया है। तो ज्वाइन आवर SSC JEE बैच, इधर उधर भटकने से अच्छा आप यहाँ ज्वाइन करो, रियलिटी में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आंसर देखिए, आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। कोई भी दिख रहा है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, गलत। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, क्या ये आंसर नहीं हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, दिस इज योर, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, तो यही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। श्रिंकेज स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट हम देख रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील से, ठीक है। तो जो लॉसेस आ रही है दैट इज योर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। और यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंने बता दिया, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन। क्वेश्चन पढ़िए, फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन RC बीम रिजल्ट इन रिडक्शन इन डेप्थ, नो चेंज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन विड्थ। कैसे आंसर करेंगे? देखिए सब कुछ कोड में है, कोड के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब मालूम होगा। एक टेबल देखो मैंने कॉपी पे लिखवाया था, टाइप ऑफ बीम, ठीक है, टाइप ऑफ बीम, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक होगा सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा होगा, है ना, कॉन्टिन्यूअस बीम। मान लो ये चीज मैंने स्लैब वाले केस में बताया था, है ना। तो स्लैब को भी तो बीम के जैसा ही डिजाइन करते हैं। अब याद करो, मैंने आपको ये बताया था स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो आपको बताया था। ये सबसे पहले बताया था FE 250 के लिए। तो ये वैल्यू कितने कितने बताए थे? सिंपली सपोर्टेड के केस में ये वैल्यू बताया था मैंने 35, और
कंटिन्यूस बीम के केस में ये वैल्यू बताया था, कंटिन्यूस बीम या फिर कंटिन्यूस स्लैब कह लो, इसके केस में ये मैंने बताया था आपको 40। अब सेम स्पैन बाय डी का जो रेशियो है, मतलब एल इफेक्टिव बाय डी का यहाँ बात हो रहा है, स्पैन बाय डी मतलब एल इफेक्टिव बाय डी है ना, डी का रेशियो का बात हो रहा है। फॉर सेम स्पैन बाय डी फॉर एफई हायर ग्रेड का अगर बात करें, मैं हायर ग्रेड करने का मतलब है एफई 450 एफई 500 ऐसा है ना, मतलब सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ एच वाई एच डी बार के लिए, एच वाई एच डी बार के लिए। तो मैंने बोला था एफई 250 के लिए जो वैल्यू आती थी उसमें हमको 0.8 मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसके लिए निकालने के लिए हम 35 इंटू 0.8 कर देंगे, फिर 40 इंटू 0.8 कर देंगे, तो हमको इसका स्पैन बाय डी निकल जाएगा। तो कितना 28 और 32। तो देखो ये स्पैन बाय डी कम हो रहा है कि नहीं, स्पैन बाय डी आपका हो रहा है कम। तो ये रेशियो हो गया। देखो पहले ये रेशियो था कितना, पहले ये रेशियो था आपका मान लो 35, किसी केस में सिंपली सपोर्टेड मेंबर को ले लो, पहले ये रेशियो था 35। दूसरे केस में एल इफेक्टिव बाय डी अगर सिंपली सपोर्टेड सेम सिंपली सपोर्टेड लेकिन एच वाई एच डी स्टील यूज कर लिया, इस केस में हो गया 28। अब देखो यहाँ से अगर हम डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी का, ये पहला वाला केस ये दूसरा केस, अगर डी का वैल्यू कैलकुलेट करो पहला वाला केस से तो डी का वैल्यू कितना आएगा, डी का वैल्यू आएगा आपका एल इफेक्टिव बाई 35 इक्वल टू डी। ठीक है, दूसरे वाले केस से आप कैलकुलेट करोगे सेकंड केस से डी का वैल्यू, तो ये आएगा एल इफेक्टिव बाई 28 इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं कम स्ट्रेंथ का बीम स्टील यूज कर रहा हूँ बीम के अंदर, तो कम स्ट्रेंथ, ये पहला वाला केस कम स्ट्रेंथ वाला है, फिर 250 वाला है, तो एल इफेक्टिव बाई डी ये आ रही है डी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है क्या, तो ओवरऑल डी की वैल्यू कम आएगी, मतलब हमको कम डेप्थ चाहिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए। सेम टाइम पे अगर मैं HYSD स्टील को यूज कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमको ज्यादा डेप्थ चाहिए होगा, डेप्थ ऑफ सेक्शन हमको बढ़ानी होगी, तो इंक्रीज इन डेप्थ आपको देखने को मिलेगा अगर आप HYSD मेंबर्स को यूज करेंगे तो। समझ गए, तो ये टेबल याद रखिए, इंपॉर्टेंट। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। क्या क्वेश्चन है, द एजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग कहाँ पर यूज किया जाता है, ओनली इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये तो डैडी वाला एजम्पशन है, डैडी वाला कहने का मतलब है ये तो हर जगह यूज होता है इस एजम्पशन का, है ना। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, LSM WSM दोनों के केस में यूज होगा इस एजम्पशन का। ओके, तो इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड। तो ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्या आप समझाऊं, ये तो एजम्पशन है, सभी का एजम्पशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी करंट चली गई हमारी इसलिए। पार्शियल सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील इज 1.5 एंड 1.15 रेस्पेक्टिवली बिकॉज, मतलब ये बोल रहा है कि कंक्रीट और स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 एंड 1.15 ये LSM में होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये होता है WSM में, ठीक है। LSM के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है पार्शियल PFOS, कहने का मतलब है कंक्रीट के लिए अलग, लोडिंग के लिए अलग डिफाइन की जाती है ना। लेकिन WSM में मतलब मटेरियल एंड लोड दोनों के लिए एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन किया जाता था, याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अलग अलग है, तो ये वैल्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे। 1.5 एंड 1.15 होता है स्टील के लिए, तो ये क्यों होता है ये पूछा गया है। वो इसलिए होता है, ये मतलब क्यों होता है कहने का मतलब इसका स्टील का कम क्यों है और कंक्रीट का ज़्यादा क्यों है, ये पूछा गया है। तो वो इसलिए है क्योंकि कंक्रीट बनाने में जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो उतना अच्छा नहीं होती है जितना हम स्टील बनाने में क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। चलिए इसी के साथ एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। MCQ सीरीज है ये, 2000 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वादा है तो वादा है।